चलिए, सारे स्टॉक्स हो चुके। अच्छा, सबके जहन में कुछ सवाल होंगे अभी भी। आज क्योंकि बड़ा दिन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, आज से वो डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट, सारे कैलकुलेशंस, प्लस ये जो कंपनी डीमर्ज होके आ रही है, ये दरअसल है क्या। सबने जियो फाइनेंशियल बहुत सुना, क्या कर रही है, क्या है, थोड़ा सा समझ लिया जाए। सुमित स्क्रीन पर रेडी, उनसे जाना जाए इसकी पूरी कहानी। सुमित भैया, डिकोड करके बताइए। देखिए, हिस्ट्री इन मेकिंग है। 20 साल बाद कहीं रिलायंस के अंदर एक और डीमर्जर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जियो फाइनेंशियल ये कारोबार जो कंपनी की तरफ से प्री अनाउंसमेंट में ये डीमर्ज होगा, अब कैसी होगी ये नई यूनिट, क्या होगा ये कारोबार, वो आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला जो बेसिक डिटेल्स है, जो अभी कुछ देर पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर भी रहे थे कि जियो फाइनेंशियल के ऊपर एक प्री सेशन होगा और उसमें 9 से 10 के अंदर एक प्राइस डिस्कवरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। और इस स्पेशल प्री ओपन सेशन के अंदर जो प्राइस आएगा वो प्राइस डिटरमिन होता हुआ दिखाई पड़ेगा जियो फाइनेंशियल का। इसके अलावा ये जब तक लिस्टिंग नहीं होगी तब तक निफ्टी का 51वां हिस्सा बन के रहेगा। ऐसा नहीं, निफ्टी में पहले 51वां नहीं हुआ, पहले भी टाटा मोटर डीवीआर एक समय पर था, लेकिन ये निफ्टी का 51वां हिस्सा बन के रहेगा कुछ समय तक। जैसे ये लिस्ट होगा वैसे ये निफ्टी के बाहर हो जाएगा और निफ्टी वापस 50 शेयरों के होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब ये रिलायंस के एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको अलॉट किया गया, तो जो रिकॉर्ड तारीख तक जिनके पास रिलायंस का एक शेयर था उनको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर भी मिला होगा। तो ये पहले से ही हमारे पास जानकारियां हैं। तो रिलायंस कल की क्लोजिंग के हिसाब से करीब 2841-42 के आसपास हुआ। प्राइस डिस्कवरी होगी, प्राइस डिस्कवरी के बाद जो प्राइस तय किया जाएगा वो भी पता नहीं है। 9 बज के या 10 बजे के अराउंड आपको प्राइस पता चलता हुआ दिखाई पड़ेगा किस तरह की प्राइसिंग होगी जियो फाइनेंशियल की, और उसके बाद रिलायंस की क्या वैल्यू होगी। क्या है जियो फाइनेंशियल, कैसी कंपनी है, क्या कामकाज है, वो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। जियो फाइनेंशियल के जो सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे हैं वो, उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा केवी कामत साहब का, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये कंपनी के। इसके अलावा ईशा अंबानी जो कि कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, राजीव महर्षि जो कि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और साथ ही साथ हितेश सेठिया जो कि कंपनी के सीईओ एंड एमडी हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, और ये नामी गिरामी नाम है और बहुत समय तक बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बखूबी जानते भी हैं। तो इन सभी चेहरों के ऊपर भी आप नजर रखोगे। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल का जो स्ट्रक्चर है उसमें करीब करीब 6% के आसपास वो रिलायंस के अंदर ओन करता है, और 6.1% टू बी वेरी प्रिसाइज। और 3 साल के लिए लिक्विडिटी प्रॉपरली कंपनी के पास लिक्विडिटी है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के करीब 6% के आसपास की होल्डिंग है। 3 साल के लिए प्रॉपर लिक्विडिटी है कंपनी के पास, और रफली 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एक अनुमानित वैल्यूएशन बाजार मान रहा है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने जिन्होंने वैल्यू दी थी करीब 150 से लेकर 170 रुपए, 180 रुपए की रेंज में, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन निकल रहा है रफली 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एक नई वैल्यूएशन आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिजनेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन रहेंगे बिजनेस के हिसाब से आप देखें तो कंज्यूमर लेंडिंग, एसएमई लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे काम जो हैं जियो फाइनेंशियल के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये बजाज फाइनेंस या फिर पेटीएम या फिर वो कंपनियां जो कि लेंडिंग के अंदर कामकाज करती हैं उनके ऊपर शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक पूरी रूपरेखा है, देखते हैं अब किस तरह की प्राइस डिस्कवरी होती है। ये कहानी है भाई, वेल कैपिटलाइज्ड होगी, 3 साल के लिए पर्याप्त कैपिटल। ये बिजनेसेस सुमित के पीछे जो दिख रहे हैं आपको, इन सब में ये कंपनी रिलायंस, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये उतरती हुई नजर आएगी। जहां तक ब्रोकरेज कैलकुलेशन की बात है, बहुत बढ़िया तरीके से रिलायंस ने आज सुबह ही एक रिलीज डाल दी है, एक्सचेंजेस पे है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मूल्यांकन कैसे करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू करंट भाव में 95.32% उसको एस्क्राइब करिए और जियो को 4.68% करिए। कल रिलायंस का भाव दिखाइए स्क्रीन पे, 2841 पे बंद हुआ था। आसान शब्दों में हिसाब कहता है 2708, 2709 रुपए के आसपास रिलायंस, और शायद 133 रुपए के आसपास जियो का मूल्यांकन होगा। खैर, अवस्थी साहब, क्या वैल्यू लेके चल रहे हो जियो फाइनेंशियल्स के आप लोग? ब्रोकरेजेस के टारगेट्स, ब्रोकरेज ने जो सम ऑफ द पार्ट्स कर रखा है वो तो कहीं ऊपर का है, आप लोग का कहां खड़ा है? देखिए, प्लेन वैल्यूएशन तो वही 190-180 रुपए जो बुक वैल्यू है उसी की है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके की अगर जो प्लानिंग है अगर वो क्लैरिफाई और करते हैं आगे चल के, तो काफी हद तक पॉसिबल है कि आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए कंजर्वेटिवली भी। तो हो सकता है इनिशियल लेवल पे थोड़ा यूफोरिया ज्यादा रहे, वोलेटिलिटी भी रहे, बट मुझे लगता है 2 टाइम जब तक की डिटेल नहीं आती इजीली स्टॉक को मिल जाना चाहिए। क्योंकि 190 रुपए तो खाली होल्डिंग की वैल्यू है, उसको आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह कर लीजिए
बट प्योर बिजनेस जिस टाइप से ग्रो करेगा 3 साल के लिए वेल कैपिटलाइज्ड है, तो मुझे लगता है 2 टाइम आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 380 रुपए, 350 से 400 रुपए के आसपास की वैल्यू अस्क्राइब करनी चाहिए। चलिए देखते हैं प्री ओपन में कहां सेटल होता है, किस तरह की प्राइस डिस्कवरी होती है। बाकी गणित तो आप समझ ही चुके हैं सारा। ये हो गई रिलायंस की चर्चा। रिलायंस 9 से 10 वो प्री ओपन में जाएगा, स्पेशल प्री ओपन सेशन में। कई लोग पूछ रहे हैं कि HDFC बैंक के केस में वो 9 to 915 था, तो रिलायंस के केस में 9 9 to से 10 10 क्यों क्यों है? क्योंकि HDFC बैंक के केस में वो मर्जर था विद सेट रेशियो, वो पता था। रिलायंस के केस में डी मर्जर है, और क्या प्राइस होगी Ascribe क्या करेगा कि बाजार वो पता नहीं है, इसके लिए वो डिफरेंशिएटर था कि लीजिए भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा, रिलायंस की कोई भी चर्चा हुई हो, वैल्यूएशन से कुछ भी छेड़छाड़ या बातचीत हुई हो, तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आप भी ध्यान रखिएगा, बाजार क्या वैल्यू एस्क्राइब करता है वो अपनी जगह। कोई भी ट्रेड वेट कुछ करने का मन हो रहा हो तो एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से चर्चा जरूर कर लीजिएगा। हर्षदा जी अब आपको सुमित की जगह स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्टॉक्स इन न्यूज बाकी के, और उसमें सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, 2 फाइनेंशियल्स, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स और साथ में कैनफिन होम्स, दोनों नंबर्स कैसे रहे? परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इन कंपनियों का बेहतर है, और एनबीएफसीज में हमने देखा भी है काफी इंटरेस्ट रहा है, तेजी रही है अच्छी खासी। तो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ शुरुआत करते हैं। ब्याज से आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो 1644 करोड़ के आसपास आया। 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल। मुनाफा 262 करोड़ से बढ़कर 531 करोड़ पर आया। 100% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है ईयरली बेसिस पर। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें दूसरे आंकड़ों पर, तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। नेट एनपीए का 1.51% हुआ करता था, 1.1% पर आ गया है, और वहां पर ग्रॉस एनपीए 4% के आसपास स्कर्ट करता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लियरली डिलीवरी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं एनआईएम्स के आंकड़ों पर। तो एनआईएम दरअसल एक अच्छा खासा जंप दिखाकर 8% पर आया है, और ये 8 सालों के हाई पर दरअसल इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आ खड़े हुए हैं। यही नहीं, डिसबर्समेंट का आंकड़ा देखिए, जो करीब करीब 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है सालाना आधार पर। आंकड़ा है 12,365 करोड़ का। और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर अगर आप ध्यान दें तो वो कुछ नर्म हो रहे हैं, करीब 11% की कमी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर एकदम फ्लैट है वो नंबर। L&T फाइनेंस का परफॉर्मेंस अच्छा है। लगे हाथ में कैनफिन होम्स का भी मेंशन कर देती हूँ परफॉर्मेंस, जहां पर मुनाफा है 183 करोड़ का, एक्सपेक्टेशन 170 करोड़ की थी, तो उससे बेहतर है। ब्याज से आए 285 करोड़ पर आंकड़ा, 275 करोड़ का अनुमान था, तो 10 करोड़ बीट है। साथ ही साथ यहां पर एसेट क्वालिटी स्थिर है या फिर हल्की सी डिटेरिएट हुई है। 0.55 से बढ़ गया है ग्रॉस एनपीए, 0.63% के आसपास आया है। लेकिन आप प्रोविजन कवरेज रेशियो देखेंगे, ये 46.5% के आसपास है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.48% पर है, 3.37% पर थे। और पिछले कुछ तिमाहियों में हमने देखा था एनआईएम्स पर दरअसल दबाव बन रहा था, वो प्रेशर थोड़ा सा स्टेम होता हुआ दिखाई दिया है। ये है दरअसल ब्रोकरेजेस की राय। जेफरीज बाय कॉल दे रहा है 850 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, 640 का टारगेट इनकी तरफ से आया है। बिल्कुल, टारगेट्स जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे थोड़े से वेरिड है, और अच्छा किया है कंपनी ने, लेकिन थोड़ा स्टॉक महंगा जरूर हुआ है। शरद जी, कोई व्यू आपका कैनफिन होम्स को लेकर या फिर इस पूरी होम फाइनेंस स्पेस में? देखिए, पूरी स्पेस के हिसाब से तो हमारा व्यू यही है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट पे हम पॉजिटिव हैं, और अर्बनाइजेशन का जैसा ट्रेंड है तो स्पेस में भी काफी पॉजिटिव मूवमेंट ही आपको आने वाले समय में मिलना चाहिए। थोड़ी रैली इन स्टॉक्स में आई है, बट कैनफिन वगैरह को अगर आप टिपिकली देखें तो मुझे लगता है जिस टाइप से उनकी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी आने वाले 2 साल में रहनी चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक 2.5 टाइम के आसपास प्राइस टू बुक पे ट्रेड करे, तो वो 950 से 1,000 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है इसमें पॉसिबल है। ओके, ये है कैनफिन होम्स। अच्छा, 2 सबसे बड़े डिसअपॉइंटिंग स्टॉक जो थे एनबीएफसी स्पेस के, एक था, दोनों सॉलिड पेडिग्री के, चल के नहीं देते थे, डिसअपॉइंट करते रहते, तो उनमें एक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, पर बहुत बढ़िया मूव्स लो लेवल से आए हैं। हाँ, नंबर से पहले कुछ ऐसा नहीं कि मूव्स आए, कहूंगा कंसोलिडेट हो रहा है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड L&T फाइनेंस होल्डिंग, सतपुते साहब देख के बताइए। आशीष जी, देखिए, अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर में ऑलरेडी रैली शुरू है, ये बहुत दिनों से, बहुत महीने से शुरू है, और कहीं ना कहीं अपने पीक पे आके खड़ा है। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि जैसे कि अनुज जी ने मॉर्निंग में कहा था
कि जिन्होंने पोजीशन लिया है एंटिसिपेट करके, उनके लिए आज बेनिफिट हो सकता है। तो रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए मेरे हिसाब से 140 के आसपास यहाँ पे एक टफ रेजिस्टेंस है। अगर 140 सरपास करता है तो प्रोबेबली 150 तक जाएगा, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री मुझे लगता है बाजार खुलने के बाद ही देखेंगे, क्योंकि गैप अप होगा और सीधा 140 पे खुलेगा तो फिर अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा न्यूट्रल रहूंगा। अगर नीचे खुलेगा 130 133 के ट्रेजेक्टरी में, फिर मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी फॉर द डे। चलिए देखते हैं दोनों स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके बाद तो खैर रिविजिट होता रहेगा। स्क्रीन पे ऐड कर लीजिए दोनों नंबर। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक ऐड करना है हम सबको। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद आए। हर्षदा, नंबर्स कैसे रहे? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंटरनल्स थोड़े से बेहतर जरूर हैं, लेकिन नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिचुएशन बेहतर होती दिखाई दे रही है। 327 जो इन्होंने Q4 में डिलीवर किया था प्रॉफिट, वो बढ़कर 382 करोड़ पर आ गया है। रफली 17% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू 4% से बढ़कर आया है। हालांकि इबिटा फ्लैट है, वहां पर ज्यादा बदलाव नहीं। मार्जिन्स दबाव में है। 22.6% के मार्जिन्स अब 21.5% के आसपास आ गए हैं। दरअसल जो इन्होंने एक्विजिशन किया था उसका प्रेशर मार्जिन्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार 3 क्वार्टर्स में मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी कुछ फंड रेज पर भी विचार कर रही है। स्विच का अधिग्रहण के इंटीग्रेशन से वो मार्जिन्स पर असर आया, जैसे मैं मेंशन भी कर रही थी। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इनका डेटा रेवेन्यू का बिजनेस कैसा कर रहा है, तो डेटा रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर और यहां पर 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑर्गेनिक डेटा रेवेन्यू में 4% का इजाफा है क्वार्टरली बेसिस पर, 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑफ कोर्स कंपनी ये भी कहती है कि रिसीवेबल्स के तौर पर वोडाफोन आइडिया से इनके हाथ करीब 178 करोड़ लगे हैं। तो ये नंबर्स अगर आप देखें तो वो ठीक ही है। बस थोड़ा सा मुनाफे पर हमने देखा था कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये है भाई टाटा कम्युनिकेशन। नंबर्स ठीक है, कंपनी प्रॉमिस कर रही थी डबल डिजिट ग्रोथ की, डबल डिजिट ग्रोथ ऑर्गेनिकली तो अचीव कर ली इसने, पर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए जो अभी चर्चा भी हुई थी। और इस बार हो सकता है किसी इंटीग्रेशन के चलते मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन फैक्ट ये है कि इस क्वार्टर नहीं पिछले 2 क्वार्टर से इससे पहले भी मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे में टाटा कम्युनिकेशन चार्ट्स पे कैसा प्लेस है समझ लेते हैं। भाईती साहब देख के बताइए। टाटा कॉम जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ और स्टॉक ऊपर लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए फ्रेश एंट्री के हिसाब से। 1640 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तभी इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी, तभी एक बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा। जो स्टॉप लॉस उस समय मेंटेन करना हो 1620 के करीब कैसे मेंटेन करें, अभी इसे वेट एंड वॉच पे रखें। वेट एंड वॉच पे रखें टाटा कम्युनिकेशन को। वॉच आउट करते हैं नंबर्स पे रिएक्शन भाईती साहब से हुआ तो रिविजिट कर लेंगे। बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज हमने इंपॉर्टेंट तो कर लिए, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज। 2 और नंबर्स पर ध्यान रहेगा। एक तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, हटसन एग्रो। फिनोलेक्स के केस में मुनाफे में 16% तक का इजाफा देखने को मिला, 115 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू फ्लैट है, 1% तक का डिप देखने को मिला। इबिटा लेवल पर आप देखेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस है, 21% तक की ग्रोथ इबिटा पर। 152 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 12.9% या फिर 13% के रेंज में आ गए हैं। हटसन एग्रो के केस में भी आप देखिएगा रेवेन्यू में करीब 6.5 से 7% तक का इजाफा है। मुनाफा 54% बढ़कर 80 करोड़ पर आया। इबिटा लेवल में भी 238 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया, यानी कि 33 से 34% की वृद्धि और यहां पर मार्जिन्स बेहतर होते हुए 11% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। Q1 में आइसक्रीम सेल्स का फायदा दरअसल कंपनी उठाती है, वो एक स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है इनके लिए, तो वो एक वॉल्यूम प्ले कंपनी के फेवर में आता हुआ दिखाई दिया है। अब दूसरी खबरें जिस पर आप ध्यान देंगे, फेडरल बैंक QIP लॉन्च हो चुका है। इंडिकेटिव फ्लो प्राइस 132 रुपए 59 पैसे प्रति शेयर है। साथ ही साथ 3,400 करोड़ का ये इशू रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट फेडरल बैंक की तरफ से। डॉक्टर रेड्डीज भी आज रेडार पर। डॉक्टर रेड्डीज के लिए डेवलपमेंट ये है कि US FDA ने एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन इनकी आंध्र प्रदेश वाली श्रीकाकुलम यूनिट में कर दिया है। ये एक API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और यहां पर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आए हैं, कोई एक्शन इंडिकेटेड नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। दूसरी तरफ कृष्णा डायग्नोस्टिक, इसके लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। आपको याद होगा
मार्च इसी साल इन्होंने राजस्थान सरकार का एक टेंडर जीता था, जहां पर इनको नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फ्री डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव में लैब सर्विसेज देनी थी। वो टेंडर दरअसल या फिर वो पर्टिकुलर डील स्क्रैप हो चुकी है, और उस अगर डील के साथ कंटिन्यू करती कंपनी तो अगले 3 सालों में 400-450 करोड़ की कमाई हो जाती। वो नहीं होगा अब की बारी, क्योंकि वो स्क्रैप हो गया है। श्री सीमेंट ने माना है कि इनको अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से चिट्ठी मिल गई है खातों की जांच के लिए, तो वो स्टॉक थोड़ा सा आज दबाव में रह सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से एक स्टॉप डील नोटिस आ गई है। इन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मर्स दरअसल सप्लाई करने थे और वहां पर कुछ खामियां पाई गई हैं, तो 3 साल की डील पर एक स्टॉप डील नोटिस आ गई। पीएनसी इंफ्रा 3 नए हैम प्रोजेक्ट्स, दरअसल काम है बनारस से कोलकाता का जो हाईवे बन रहा है एनएचएआई वाला, वहां पर 3 सेक्शंस में इनको काम करना है। 3264 करोड़ का ये दरअसल ऑर्डर इनके हाथ लग रहा है। 2 बोर्ड बैठकें हैं जिस पर आज ध्यान देना है। इंडिया मार्ट बायबैक पर आज विचार होगा, साथ ही साथ इंडसइंड बैंक फंड रेजिंग पर मिलेगा बोर्ड। अच्छा, इस कड़ी में एक चीज और याद रखिएगा, 2 एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी की कंपनीज है। HCL टेक का 10 रुपए का एक्स डिविडेंड होना है आज, और TCS का 9 रुपए का एडजस्टमेंट होना है। दोनों निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। 9 रुपए TCS, HCL टेक 10 रुपया। कुछ छाप रिएक्शन का दिन होगा शायद। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, देखते हैं श्री सीमेंट्स कैसे बिहेव करता है, लेकिन इशू बड़ा है और थम नहीं रहा है मामला। शरद जी, श्री सीमेंट्स बेस्ट ऑफ द लॉट स्टॉक मार्केट के लिहाज से, प्रीमियम इसलिए कमांड करती थी, ब्यूटीफुली मैनेज थी, क्या ग्रोथ नंबर्स क्रॉक करती थी। ये आंकड़ा जो सामने आ रहा है, जिसके चलते जांच चली जा रही है, थोड़ा आई पॉपिंग नंबर है। क्या करोगे श्री सीमेंट पे आप? देखिए, मुझे लगता है जब तक कंफर्मेशन नहीं आए तब तक मैं पॉजिटिव व्यू ही लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्क्रूटनीज वगैरह बहुत अजीब से नंबर्स भी पोस्ट करती हैं, बट जो नंबर आ रहे हैं वो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर के कंपैरिजन में थोड़े एब्सर्ड लग रहे हैं। इतना बड़ा स्कोप यूजुअली रहता नहीं है, तो अगर श्री सीमेंट के पास इतना बड़ा स्कोप था तो बाकी सीमेंट कंपनी के पास भी वो स्कोप रह सकता है। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि ये इतना बड़ा ब्लो आउट आएगा जितना बड़ा अभी इशू बनाया जा रहा है। बट थोड़ी अनसर्टेनिटी, अगर आप बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। बट मुझे अगर एक चांस लेना होगा तो मैं श्री सीमेंट के फेवर में ही चांस लूंगा। एक कंपनी जो पिछले 15 साल 20 साल से लगातार बेटर परफॉर्म कर रही है और कोई ऐसे इश्यूज आए नहीं है। एक इशू आया है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता मुझे लगता है सर उसको एक ब्लॉट की तरह ट्रीट करना गलत होगा। ठीक बात। तो पॉजिटिव नजरिया जो था, पॉजिटिव नजरिया था ना फिर, मतलब SMIFS का। और आपके टारगेट्स क्या है फिर श्री सीमेंट्स पे? एक्स ऑफ दिस ये इशू आप कह रहे हो अभी तो इसको फैक्टर इन करने की जरूरत है नहीं? मेरे हिसाब से नहीं करने की जरूरत है, बट श्री सीमेंट हमेशा वैल्यूएशन देखिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे रहती है। सीमेंट में अगर मुझे कुछ चूज करना है तो मैं ACC चूज करूंगा वैल्यूएशन के हिसाब से। सिर्फ इस इशू के हिसाब से मुझे लगता है कि श्री सीमेंट में ये थोड़ा एबरेशन है। ये इशू शायद उतना बड़ा निकल के नहीं आए फाइनल इम्प्रिंट में जितना अभी दिख रहा है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको ऑप्टिक के लिए प्ले करना चाहिए। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में चाहे श्री हो चाहे अल्ट्राटेक हो, ये यूजुअली थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ट्रेड करते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे ज्यादा ACC जैसी स्टोरी में है, जहां जैसे जैसे ये मार्जिन इंप्रूवमेंट अडानी ग्रुप उसमें रैंप इन करता है अगले 1.5-2 साल में, तो मुझे लगता है ACC में कैचअप प्ले करने की गुंजाइश ज्यादा है। गाबा सर, ये नंबर्स से पहले इंडिया मार्ट कैसे खड़ा हुआ है? इंडिया मार्ट, इंटरमेश, नंबर्स आज आने हैं, लेकिन साथ अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आज बोनस पे भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है, लेकिन जब अनाउंसमेंट आया था उस दिन ये 5% ऑलरेडी तेजी दिखाई थी उस अनाउंसमेंट पे। फिर भी चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? बायर्स तो अपसाइड है। अगर डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलेगा। अच्छी जगह खरीदने की इंडिया मार्ट की है जब वो करीब 2930 पार कर लेगा, वहां पर एक फ्रेश बाय सिग्नल शुरू होगा, वो करीब ले जा सकता है 3000 की तरफ, एंड उस समय स्टॉप होगा 2865 का बस। तो मेरे ख्याल से इंडिया में पॉजिटिवली बायस्ड है, एक सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है, अपमूव ऑन है इंडिया मार्ट। अच्छा, एक सवाल और ले लेता हूं क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम पे हिट करेंगे, 9 बजे वो रिलायंस का माहौल भी बन रहा होगा। ये मानस फेडरल बैंक, हालांकि कल रात में वो बुक खुली है, कहा जा रहा है ऐसा कि 3000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने, कहा ऐसे जा रहा है कि म्यूचुअल फंड, हेज फंड वगैरह की तरफ से बहुत अच्छी डिमांड शायद आ रही है। कल तक की क्लोज पे चार्ट्स कैसा प्लेस्ड है इसका?
देखिए 400 बेहतरीन लगते हैं। करीब 4 दिनों में हमने वी शेप रिकवरी देखी, जो क्रैक देखने को मिला था वो पूरा रिकवर हो गया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले और वीकली चार्ट पे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए और 140 रुपए के ऊपर निकलने का मतलब है कि कम से कम 160 165 तक इस तरह देखने को मिलेंगे। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, 131 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए फेडरल बैंक में। अमित जी से बातचीत रह गई है। अमित जी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज प्लीज क्विकली, अच्छी खबर है। अब जांच हुई थी, जांच में कोई आपत्ति नहीं आई, फार्मा कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी खबर हो जाती है इस तरह का। डीआरएल कैसा प्लेस है अमित जी? जी आशीष जी, डीआरएल का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। काफी अच्छा कंसोलिडेशन लग रहा है। मुझे लग रहा है एक बार 5250 का क्रॉस हो जाए तो इसमें 5400 के लेवल्स बन जाएंगे यहाँ पे। इन दैट केस स्टॉप लॉस हम एक छोटा सा 5200 का रखेंगे। चलिए एक काम करा जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, सारे इंपॉर्टेंट के हर चीज पे इंपॉर्टेंट जो थी सब टिटोल लिया गया है। मुनाफे की तैयारी शायद हो चुकी है पूरी। आप दस्तक देते हैं पहला सौदा।